दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य राजनीतिक संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है कि किसने कहा कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। ऑप्शन है एन.जे. स्पाइकमैन, मार्गेंथाउ, हाब्स या नीत्शे। तो सही उत्तर मार्गेंथाउ। दोस्तों याद रखिएगा, मार्गेंथाउ ने अपनी कृति पॉलिटिक्स एमंग नेशंस में लिखा है कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। राष्ट्र हमेशा शक्ति के साधन के द्वारा राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और राजनीतिज्ञ शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के अनुरूप ही सोचते और कार्य करते हैं तथा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। तो याद रखिएगा, शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। ये मार्गेंथाउ का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है? राज्यवाद, सामूहिक हित, सुरक्षा और अस्तित्व। तो सही उत्तर सामूहिक हित। दोस्तों याद रखिएगा, सामूहिक हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी सिद्धांत का अंग नहीं है। आप जान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अवधारणा के अंतर्गत राष्ट्रीय हित की अपेक्षा सामूहिक हित को प्रधानता दी जाती है। आप जान लीजिए कि यदि सभी राष्ट्र अपने संकीर्ण हितों की अपेक्षा सामूहिक हित को ध्यान में रखें तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। और आदर्शवाद के विपरीत यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय व्यक्तित्व का ध्यान रखता है। अगला प्रश्न है, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? संधिवार्ता, राष्ट्रीय हित, युद्ध या संघर्ष? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, संधिवार्ता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी का सिद्धांत संधिवार्ता पर आधारित है। इसके अंतर्गत दो पक्षों के पारस्परिक संबंध अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इन विकल्पों में से सौदेबाजी सिद्धांत का आधार संधिवार्ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है किस पर? सत्ता की राजनीति पर, सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों पर, ऐतिहासिक संबंधों पर या नैतिकता की राजनीति पर? तो सही उत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः सत्ता की राजनीति पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सत्ता या शक्ति की राजनीति पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य उन क्रियाओं का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं और इस संदर्भ में राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। संघर्ष इसका स्वरूप तय करती है और शक्ति इस उद्देश्य प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इसी आधार पर मार्गेंथाउ शक्ति को साधन और साध्य दोनों मानता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है? राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय, राजनीतिक अस्थिरता, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह और बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता। तो 1, 3 और 4। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं, वर्तमान में वैश्वीकरण के अनेक आयाम प्रकट होकर सामने आए हैं, जिनमें अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, सूचना संजाल और अनेक देशों के मध्य भौगोलिक अंतर्निर्भरता प्रमुख हैं। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, ये सभी अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के नियमन के लिए बनी संस्थाएं हैं। सभी देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आदि से सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध निर्धारित होते हैं और इसी प्रकार औद्योगिकरण की आवश्यकताओं ने भौगोलिक अंतर्निर्भरता को बढ़ावा दिया है। जैसे जापान को कोयले और लोहे के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत से संबंध बढ़ाना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है किससे? देखिए, राजनीतिक समानता से, आर्थिक अस्थायित्व से, मानव होने के नाते, मानव की गरिमा से या इनमें से कोई नहीं।
तो सही उत्तर मानव होने के नाते मानव की गरिमा से। ऐतिहासिक आधार पर मानवाधिकारों का उल्लेख मैग्ना कार्टा 1215 में पाया जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न विभीषिका और शरणार्थियों की समस्या ने इसके महत्व को अधिक स्पष्ट कर दिया। मानवाधिकार मानववाद की इस मान्यता को स्वीकार करता है कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है और मनुष्य होने के नाते मानवीय गरिमा के साथ जीना मानव अधिकारों का मूल मंत्र है। अगला प्रश्न है, वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्धन का उदय हुआ है, वो क्या है आपको बताना है। अमेरिकी प्राधान्य, रशिया की भूमिका, 77 समूह की भूमिका या तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। तो सही उत्तर वर्तमान विश्व परिदृश्य में आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक मामलों में तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका बढ़ी है। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और G20 जैसे संगठनों में इनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन है द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति, 1949 की चीन की क्रांति, 1945 में जर्मनी का विभाजन या सोवियत संघ का विघटन। तो सही उत्तर सोवियत संघ का विघटन। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु शक्ति ने अमेरिका को विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। इस वर्चस्व को देखते हुए विश्व में हथियारों की होड़ मच गई। इसी बीच सोवियत रूस शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। शस्त्रों की होड़ तथा शक्ति प्रदर्शन ने विश्व में तनाव का वातावरण उत्पन्न कर दिया, जिसे शीत युद्ध या कोल्ड वार का नाम दिया गया। 1991 में रूस के विघटन के बाद अमेरिका विश्व में सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा और इस प्रकार सोवियत रूस का विघटन ही शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निर्णयों में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों राज्यों का प्रवेश, बजट संबंधी मामले या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों, ये सभी विषय जो हैं इनसे संबंधित निर्णयों में महासभा यानी जनरल असेंबली को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन है ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ या UNDP। तो सही उत्तर यूनेस्को है। यूनेस्को इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके सदस्यों की संख्या 193 है। एसोसिएट सदस्य 11 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ये वैश्विक संस्कृतियों के आदान प्रदान के महत्व का संगठन है और इसका मूल उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन कब हुआ था, आपको बताना है। 1922, 1932, 1972 या 1993 में। तो सही उत्तर 1932। प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन 2 फरवरी 1932 में जेनेवा में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में 60 देशों के प्रतिनिधियों ने बड़ी सेना और नौसैनिक बल बनाए रखने वाले सभी देश शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य हथियारों को कम करना था और सीमित करना था। इसे लीग ऑफ नेशंस के अनुबंध के अनुच्छेद 8 के अनुपालन के व्यापक उद्देश्य के रूप में रेखांकित किया गया था। अगला प्रश्न है ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये ब्रिक्स के देश हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक की स्थापना 2009 में की। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार करना था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने भी ब्रिक की सदस्यता ग्रहण की। अब इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में हुआ था कब। तो सही उत्तर 2010 में।
दूसरा ब्रिक्स सम्मेलन 2010 में ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में संपन्न हुआ था। इन देशों के समक्ष प्रमुख चर्चा के मुद्दे वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, वैश्विक वित्तीय संकट, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्वाचन के तरीके, G20 के मामले, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र में सुधार थे। अंत में ब्रिक्स देशों ने सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपायों पर सहमति व्यक्त की थी। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध या कोल्ड वार वाक्यांश मूलतः संबंधित था किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से, भारत पाकिस्तान से, भारत चीन से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से। याद कर लीजिए 1945 और 1991 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो असैन्य और वैचारिक संघर्ष हुआ, इसे शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से दो विरोधी राजनीतिक प्रणालियों वाले देश जो प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष की बजाय अपनी विचारधारा के आधार पर स्वयं के प्रभाव को बढ़ाने और विरोधी के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत रूस के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग जॉर्ज लिस्का ने किया था। अगला प्रश्न है कि एक सभी के लिए, सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कथन मार्गेनथाउ का है। सामूहिक सुरक्षा के विषय में मार्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स एमंग नेशंस में लिखा है कि यदि किसी देश की सुरक्षा को संकट हो तो बाकी सभी देश मिलकर उस संकट का सामना करेंगे। इसमें सभी देश प्रत्येक की सुरक्षा का ध्यान रखें मानो उसकी अपनी सुरक्षा खतरे में हो। तो इसका सूत्र है एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र क्या है? तो आप जान लीजिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य क्षेत्र मानवाधिकार है, ऑप्शन ए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार संबंधी मामलों को देखता है। पीटर बेंसन ने जुलाई 1961 में लंदन में इसकी स्थापना की और इस विश्वव्यापी संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व के विभिन्न देशों में इसकी शाखाएं हैं। भारत में 1966 में बिहार में इस संगठन की स्थापना की गई और मुख्यालय इसका बंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना अप्रैल 1919 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों के विषय में संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO का मूल उद्देश्य रहन सहन के स्तर और श्रम की अन्य दशाओं को सुधारने और पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी गरीबी को कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर के सुधार पर केंद्रित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है, देखिए, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो सही उत्तर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों, IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण है जो विश्व में मौद्रिक सहयोग को बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने, अधिक रोजगार तथा सतत आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? 5, 7, 10 या 15? तो सही उत्तर 10 अस्थायी सदस्य, ऑप्शन सी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन होता है। तो इस तरह अगर जो कुल सदस्यों की बात करें तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्षों के लिए निर्वाचन होता है और सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इसके सदस्यों द्वारा जो है मासिक या वार्षिक आधार पर चक्रानुक्रम में की जाती है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि मर्टन कैप्लान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी क्या? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर द्विध्रुवीय व्यवस्था। कैप्लान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति द्विध्रुवीय व्यवस्था के जन्म के रूप में होगी। शक्ति संतुलन दो प्रकार का होता है, सरल संतुलन और बहुमुखी संतुलन। सरल संतुलन उस समय होता है जब शक्ति दो राष्ट्रों या दो विरोधी गुटों में केंद्रित हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य का संतुलन सरल संतुलन कहा जा सकता है। बहुमुखी संतुलन में राष्ट्र या राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं। फिर संतुलन के भीतर संतुलन होता है, इसमें अनेक राष्ट्र अथवा राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलित करते रहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सचिवालय? तो सही उत्तर सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा परिषद को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि संघ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपते हैं और इन कर्तव्यों के पालन में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं। ऑप्शन है 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार या 3 वर्ष में 1 बार। तो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें वर्ष में 1 बार होती हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की नियमित बैठक हर वर्ष सितंबर माह में होती है और इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय न्यूयॉर्क में होता है। आपातकालीन अवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ऐसा अवसर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद मिस्र पर फ्रांस और ब्रिटेन के आक्रमण से उपस्थित हुआ। महासभा का पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक और सामाजिक परिषद या अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन? सही उत्तर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। दोस्तों, आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रधान अंग जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सचिवालय, ट्रस्टीशिप परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य देश हैं जिनका चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष पर आम सभा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? तो आप जानते हैं सामान्य सभा या जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग सामान्य सभा है। विश्व के 193 देश इसके सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य देश को इस सभा में 5 प्रतिनिधि तथा 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है? आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन? तो सही उत्तर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों में से एक है, न कि इसका विशिष्ट अभिकरण। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये इसके विशिष्ट अभिकरण हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण जो हैं ये 6 प्रमुख अंगों से अलग हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या पेरिस में? तो सही उत्तर न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है।
सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। महासचिव इसका प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार या वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है चीन, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन। तो सही उत्तर जर्मनी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए समस्त अस्थायी सदस्य यानी 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। उनमें से किसी भी एक के असहमत होने पर प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। इसे ही निषेधाधिकार या वीटो पावर कहा जाता है, क्योंकि कोई भी अस्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को अपनी असहमति के द्वारा पारित होने से रोक सकता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 हैं: रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? आपको बताना है 20, 21, 22 या 15। तो सही उत्तर 15। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति या कोरम के लिए न्यायाधीशों की संख्या 9 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है वियना, रोम, न्यूयॉर्क या जेनेवा। तो सही उत्तर जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा करना है। इसके 194 सदस्य देश तथा 2 देश संबद्ध सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस। ऑप्शन है 1914, 1920, 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर 1920। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की प्रेरणा से 1920 में एक राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, जिससे भविष्य में युद्धों को रोका जा सके। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती रूप माना जा सकता है? ऑप्शन है लीग ऑफ ऑल नेशंस, लीग ऑफ यूरोपियन नेशंस, लीग ऑफ यूरोपियन एशियंस नेशंस या लीग ऑफ नेशंस। तो सही उत्तर लीग ऑफ नेशंस। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः लीग ऑफ नेशंस का परवर्ती रूप माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ नामक संस्था की स्थापना की गई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की असफलता से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समतापूर्ण और न्यायोचित बनाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। वर्तमान में विश्व के 193 देश इस संस्था के सदस्य हैं। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को ये पद धारण किया था। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जानते हैं यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक स्तर पर स्थापित ऐसी संस्था है जो अपने विभिन्न अंगों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार की रक्षा, न्याय प्राप्ति इत्यादि दायित्वों का निर्वहन करती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर आधिकारिक रूप से लागू हुआ था कब? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर 24 अक्टूबर 1945 को। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ। इसे 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, दायित्व, आधिकारिक भाषा, शांति स्थापना के तरीके आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जून 1945 में अपनाया गया? ऑप्शन है लंदन सम्मेलन, टोक्यो सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन या डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अपनाया गया था।
अगला प्रश्न है पैकेज डील का संबंध किससे है? भारत चीन वार्ता से, भारत पाकिस्तान वार्ता से, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से या कॉमनवेल्थ की सदस्यता से? तो सही उत्तर पैकेज डील का संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय महासभा या न्यासी परिषद? तो सही उत्तर न्यासी परिषद। दोस्तों, न्यासी परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंग है जो न्यासी क्षेत्रों की सरकार का पर्यवेक्षण करने और उन्हें स्वशासन या स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए निर्मित की गई है। वर्ष 1994 में अंतिम न्यासी क्षेत्र पलाऊ के स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद न्यासी परिषद ने अपना परिचालन समाप्त कर दिया। वर्ष 1994 के बाद परिषद हेतु नई भूमिका निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत ये अल्पसंख्यक और देशज लोगों के लिए एक मंच के रूप में सेवारत है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यासी परिषद ये 1994 से कार्यशील नहीं है। तो ये था आज का वीडियो, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।